पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं थ्रू एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ सारे इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो थोड़ा पर अच्छे से डिटेल एनालिसिस से पढ़ेंगे। ये इसका दूसरा लेक्चर है। अगर फर्स्ट नहीं देखा, पूरी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसको अच्छे से फॉलो करिए। इकोनॉमी में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लेंगे। इकोनॉमी आपको पता होगा करंट अफेयर्स रेलेवेंट ज़्यादा रहती है, तो करंट में जो भी है प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें दूंगा मोर देन इनफ रहेंगे, जो भी एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट। और अगर आप इसका एक ही डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। कंप्लीट वीडियो इकोनॉमी का आपको प्लस सिलेक्शन मटेरियल प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। कह रहा है शून्य आधारित बजट शब्द को किसने दिया था? हु गेव द टर्म जीरो बेस्ड बजट? तो जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत अगर आपको पता हो 1960 में हुई थी यूएस में एक प्राइवेट ओन कंपनी के द्वारा। किसने इसकी शुरुआत करी थी? जॉन मेनर्ड कीन्स, पीटर पायर, एडम स्मिथ या फ्रेडरिक हायर? तो इसकी शुरुआत करी थी पीटर पायर ने। पीटर पायर ने 1960s के दशक में यूएसए में। अब जीरो बेस्ड बजट ये होता है, जैसे देखिए जब भी बजट बनाया जाता है तो हम, जैसे मान लीजिए मैंने इस साल बजट बनाया कि मेरा केदारनाथ का क्या बजट रहेगा, तो मैं पहले देखूंगा कि पिछले साल मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था, है ना, तब बजट बनाऊंगा कि यार वहाँ जाने में इतना खर्चा होता है ये सब। पर जीरो बेस्ड बजट में ऐसा कुछ नहीं है। जीरो बेस्ड बजट एकदम जीरो से बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही है कि हम पीछे के खर्चे नहीं देखते हैं, एकदम न्यू बजट, है ना, कि क्या क्या हमारे खर्चे होंगे, पीछे का कुछ भी नहीं देखा जाए, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, तो इसका नाम दिया था पीटर पायर ने। ठीक है, चलो। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? When did zero based budgeting system came into existence in India? 1965, 1983, 1972 या 1980? भारत में जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत होती है, देखिए 1983 से। कब होती है? 1983 से होती है, पहली बार जीरो बेस्ड बजट भारत में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नरसिंघम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी? द नरसिम्हम कमेटी हैड रिकमेंडेड हाउ मेनी लेवल्स टू मेक द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द कंट्री? अब देखिए नरसिम्हम कमेटी, अगर आपको पता हो, नरसिम्हम जी जो थे ये गवर्नर भी थे आरबीआई के। इन्होंने बोला था कि बैंकिंग का जो स्तर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड, मतलब 4 हायरार्की बना दी जाए। जैसे एसबीआई को टॉप पे रखा जाए, है ना, एसबीआई को बोला इन्होंने टॉप पे रखो, और नीचे 3 से 4 लार्ज बैंकों को रख दो इनके, है ना, तो 4 टायर इन्होंने बना दिए, 4 टायर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी उसी की तरह ट्रीट हो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना 4 सेक्टर्स में डिवाइड करे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजी क्षेत्र में भारत का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश इन द प्राइवेट सेक्टर? मुंबई, कोलकाता, कांडला या चेन्नई? तो दोस्तों ये इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश करा गया प्राइवेट सेक्टर में कांडला में। पता होगा आपको, गुजरात में है, कांडला पोर्ट भी बहुत फेमस है, जिसको अंडानी ने एक्वायर भी कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, कांडला। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? पार्टिसिपेटरी नोट इज़ रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटरी नोट, विदेशी संस्थागत निवेश से, भारत की संचित निधि से, धन विधेयक से या राष्ट्रीय आय से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मनी बिल या नेशनल इनकम? अब दोस्तों देखिए पार्टिसिपेटरी नोट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ इंडिया में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। और मान लीजिए अमेजोन है बाहर, ठीक है, अमेजोन है। अब अमेजोन ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, ओवरसीज़ मतलब दूसरे देश का इन्वेस्टर है ना, ये दूसरे देश का इन्वेस्टर है, और मैं अपने देश का इन्वेस्टर हूँ। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इशू करूँगा पार्टिसिपेटरी नोट्स कि भैया एक विदेशी इन्वेस्टर जो है वो मेरे पास इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्ट कर सकता है ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट। समझे मेरी बात? जैसे मान लीजिए मैंने पार्टिसिपेटरी नोट निकाल दिया, अब इसमें कोई भी विदेशी आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है
तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी नोट में इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के। उसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ये, विदेशी संस्थागत निवेश होता है सहभागिता नोट। ठीक है, सहभागिता नाम ही से पता चल रहा है कि कोई विदेशी आदमी मेरे अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, मेरी कंपनी के थ्रू, तो इसलिए हम लोग ने एक पार्टिसिपेटरी नोट साइन कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या मुंबई? तो दोस्तों SIDB, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछ सकता है। SIDB स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में। ठीक है। 17, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड मार्केट इज रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियों से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, या सोना चांदी गोल्ड सिल्वर से। तो देखिए गिल्ट एज मार्केट जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जब भी कोई सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या बॉन्ड्स को है ना रिलीज़ करती है ना, जिससे टैक्सेज आए, मतलब रेवेन्यू जनरेट हो, पैसा आए जिनके पास। जैसे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी निकाली बाजार में कि भैया ये लो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये बॉन्ड्स है हमारे, मैंने बॉन्ड्स खरीदा 100 रुपये का, सरकार को 100 रुपये मिले। अब सरकार वो पैसा कहीं लगा के बिजनेस करेगी, अब सरकार को फ़ायदा होगा तो ये सरकार बॉन्ड वापस लेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे देगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो होती है उसको गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं। गिल्ट एज मार्केट शब्द कहाँ चलता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब खरीद फरोख्त होती है उसके लिए चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ था? 1992, 1996, 1999 या 2002? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज पता होगा आपको, जो जैसे दूसरे देशों की मुद्रा होती है उसके क्या कानून होते हैं भारत से एक्सचेंज वगैरह के, हवाला के थ्रू तो कहीं पैसा नहीं आ रहा है, इलीगल चैनल्स के थ्रू तो नहीं आ रहा, उसी को मैनेज करता है। ठीक है, ये आया था 1999 में यानी 1999 में। ठीक है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा, ठीक है, वो है आपका फेमा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों में फ़र्क है, फेरा और फेमा। फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब पहले था ये फेरा जो कि बाद में बन गया फेमा। ठीक है, तो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि बाद में बन गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, 1999 में, और 1973 में था फेरा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ईयर्स में, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में आपसे मैचिंग में भी पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1952, 1963, 1949 या 1944? इसकी स्थापना कब करी गई? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1944 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक किस बैंक द्वारा प्रशासित एक विकास बैंक है? IBRD जो है, IBRD, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इज अ डेवलपमेंट बैंक एडमिनिस्ट्रेड बाय विच बैंक? कौन इसको संचालित करता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो इसको संचालित करता है IBRD को वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, याद रखना। ये बना था 1944 में। कहाँ बना था, कब बना था? 1944 में। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए, वॉशिंगटन में है, DC में, वॉशिंगटन DC US। ठीक है, 1944 में बना था, वर्ल्ड बैंक इसको संचालित करती है। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग? गुनार मिड्रिल, जैन मिड्रिल, निकोलस कैल्डोर या आपका गन कैसली? इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं बुक से रिलेटेड, ROAR में इस बार भी आया था बुक से रिलेटेड, तो ये ज़्यादा आते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखना। तो गुनार माइड्रिल की बुक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग, इसको 5 स्टार रेटिंग मैं दूंगा एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुनार मिड्रिल इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है ताकि आप आराम से कोई भी एग्जाम हो आप कट ऑफ ईजिली क्लियर करके अपने आप की रैंकिंग या अपने आप को मेरिट में ज़रूर देख सकें, है ना। तो इस तरह से अगर आप हमारे पेड ग्रुप में पेड क्विज लेते हैं ना, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस तो आराम से हो जाती है कि किसी तरह का पेपर आए आप आराम से वो पेपर निकाल सकेंगे। तो एक बार ज़रा कोशिश करिएगा, है ना। अगर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, होता है तैयारी आपकी इतनी तो हो जाएगी कि इंटीग्रेटेड तैयारी की आप आराम से कट ऑफ निकाल लेंगे, है ना। तो एक बार कोशिश करिए, लाखों रुपए फीस देने से अच्छा है आप एक जगह थोड़े से कुछ अमाउंट में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ओसाका
वस्त्र उद्योग के लिए, याकोहामा पोत निर्माण के लिए, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल, ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याकोहामा शिप बिल्डिंग, पिट्सबर्ग आयरन स्टील, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल। कौन सा गलत लिखा है? तो दोस्तों इसमें से जो ह्यूस्टन है वो ऑटोमोबाइल नहीं, आपको पता होगा स्पेस इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस इंडस्ट्री, जितने भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें तो आपको पता होगा ह्यूस्टन में ही बनती है। ये टेस्ला वेस्ला स्पेस एक्स सब यहीं पे आपको मिलेगा यूएसए में, ठीक। बाकी ओसाका बिल्कुल सही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याकोहामा शिप बिल्डिंग, पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंशन लोहा तथा इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, मॉस्को शिप बिल्डिंग, ओसाका टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों इसमें से जो मॉस्को है पोत निर्माण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉस्को जो है इंजीनियरिंग और आपका मेटल वर्किंग इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, शिप बिल्डिंग के लिए नहीं जाना जाता है। और अगर इनमें से पूछ ले अंशन है कहाँ, तो अंशन जो है ये चाइना में है, ठीक है, बहुत फेमस आयरन स्टील इंडस्ट्री। डेट्रॉइट यूएसए में है, बहुत फेमस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे। मॉस्को रशिया में पता होगा, ओसाका जापान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 25 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉइट मोटर व्हीकल, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र और फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। कौन सा गलत है ये बताना आपको। तो दोस्तों देखिए इसमें से जो क्लीवलैंड है आयरन स्टील के लिए बिल्कुल सही है, यूएसए में है, ये भी याद रखना। क्लीवलैंड कहाँ है? यूएसए में। डेट्रॉइट भी ऑटोमोबाइल यानी मोटर व्हीकल के लिए, ये भी सही है, यूएसए में। मेसाबी रेंज भी यूएसए में ही है, यूएसए में, पर ये कोल फील्ड के लिए नहीं है, आयरन ओल्ड के लिए बहुत फेमस है, मिनीसोटा इधर ही पड़ता है ना, आयरन ओर के लिए फेमस है मेसाबी रेंज, ठीक है, कोयले के लिए नहीं, आयरन के लिए। और वहीं फिलाडेल्फिया ये भी यूएसए में है, ये बहुत ही फेमस शिप बिल्डिंग या पोत निर्माण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स जरूर याद रखना, एग्जाम में ये बहुत मिलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन SCS ही आपको दे सकता है और कहीं भी आपको फलाना चक ढिमाका चक्र में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही कम दामों में आपको ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी हमारी टीम इतनी मेहनत करती है कि आपकी सिलेक्शन कैसा भी आयोग पेपर बनाए आराम से हो सके। तो दोस्तों अगर आप इसका और डिटेल वीडियो चाहते हैं, लंबा वीडियो चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आज का यहीं पे लेक्चर करते हैं इसको समाप्त। नमस्कार।